ओसीडी के कारण और निवारण, कि आखिर आपको ओसीडी हुआ क्यों। आपने वीडियोस में देखा होगा, डॉक्टरों से भी पूछा होगा कि इसके पीछे वो बताते हैं कि कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, कोई सेरोटोनिन कम हो गया है या डोपामाइन की कमी के कारण ये परेशानी हुई है। डोपामाइन खास तौर से डिप्रेशन में बोला जाता है और ओसीडी के अंदर सेरोटोनिन की कमी बताई जाती है। तो वो मेडिकल की बातें हो गई। हम जो आज डिस्कस करेंगे कारण, वो करेंगे मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण। वो साइकोलॉजिकल कारण क्या है? कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो उसी में ही हम जोड़ के देखेंगे इन कारणों को। कि हम जो कुछ बताते हैं कि हेरिडिटरी हुआ है, माता पिता से बच्चों को हो जाता है, तो हम उस कारण के पीछे भी नहीं जाएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो डायरेक्ट हम मनोवैज्ञानिक कारण, तो उसमें सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है, आप लिख सकते हैं, लिखें तो, जो कारण है वही निवारण होगा। क्योंकि ओसीडी के डायग्नोज में समय हम व्यर्थ नहीं गवाते। साइकोगुरु टीम आपके डायग्नोज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। आपके डायग्नोज के ऊपर हम ध्यान इतना ज़्यादा क्यों नहीं देते, इसके पीछे कारण है कि आपको, हमें पता लग गया अभी आपको ओसीडी है, ये सिम्टम है, उसके पीछे कारण क्या है, हम उन कारणों को डायग्नोज करते हैं। अगर आपके कारणों को पकड़ लिया तो उनका निवारण संभव है। कि हम कोई बहुत ज़्यादा टेस्टिंग आपकी इसलिए नहीं करते क्यों, हमें पता है ओसीडी आ गई, उसमें आपका वैरायटी ऑफ ओसीडी का पता भी लग जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा जाया होता है। हम आपके उन कारणों को पकड़ेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या कारण हैं, आपके लाइफस्टाइल में कहाँ से वो कारण आए, बचपन में उनके तार जुड़े हुए हैं क्या, या कोई घटना आपके साथ ऐसी घटित हुई है जहाँ से हुआ है, आपका धार्मिक परिवेश कैसा है, जहाँ से वो चीज़ आ रही है, वो फोर्स कहाँ आ रही है। हमने धुएं को नहीं बुझाना है, हमें वो देखना है कि आग कहाँ जल रही है। जैसे आग बुझा देंगे तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम उन कारणों को ढूंढेंगे। तो हमारा डायग्नोज पर्पज रहता है कारणों को फॉलो करना, आपके कारण पकड़ना और उनको दूर करना। तो कुछ जो साइकोलॉजिकल कारण है ना, वो सब में पाए जाते हैं, वो सभी में होते हैं, ये कारण सभी में होते हैं। तो वो आप अपने खुद के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और आपको जैसा लगता है वो आप बोलते जाएंगे। उसमें सबसे पहला है सप्रेशन ऑफ थॉट इमोशन। जो इंसान सप्रेस करता है, आपने अपने विचारों को जितनी ज़्यादा दबाने की कोशिश की, आपके मन में गंदगी वाले विचार आते हैं, ऑब्सेशन आते हैं, तो जो उन ऑब्सेशन को सप्रेस करता है वो ओसीडी का शिकार ज़्यादा होता है। और जो इमोशन आपके अंदर उठे हैं, एंजाइटी है, खुशी वाला इमोशन है, कोई दुख वाला इमोशन है। अब देखिए कि दुखी होना, खुश होना, ये इमोशन है। अब दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है और खुश होना कोई अच्छी बात नहीं है, हम कह देते हैं ये इमोशन है। सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं। अब कोई घर के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो उस समय आप खुश नहीं हो सकते, तो उस समय खुशी अच्छी नहीं है ना, उस समय दुखी होना होगा। अब कोई उस समय दुखी ना हो तो गालियां नहीं पड़ती, वो इंसान बीमार हो जाता है। अब किसी के अपने की डेथ हो जाए, अगर वो रोए ना तो वो बीमार हो जाएगा, तो उसे रुलाया जाता है। रोना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रोया तो बाद में वो मानसिक रोगी हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें रोना जरूरी है, तो उस समय वो दुखी होना जरूरी है कि वो दुख से अंदर से जो है ना, वरना कुछ लोग रोना तो आ रहा है उसे दबा लिया, रोना आ रहा है, जैसे लोग क्या कहेंगे कि मर्द का बच्चा होकर रोता है, खास करके पुरुषों के साथ ये समस्या ज़्यादा आती है, तो वो अपनी इमोशन को दबाते हैं कि रो नहीं पाते हैं। जो इंसान रो नहीं पाता वो खुद के हंस भी नहीं पाता। तो अगर आपके अंदर रोने की फीलिंग आ रही है तो रो लो, जो रो लेगा आंसुओं के जरिए उसके इमोशन बाहर आ जाएंगे और वो हल्का हो जाएगा। और नहीं रोए तो आप भारी हो जाओगे, बहुत भारी रहेगा मन, बहुत भारी रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो रोना भी एक थेरेपी है, रोना चिल्लाना होगा। जो बचपन में आपका अधूरा रह गया ना रोना, उसको पूरा करना होगा। जब तक हम कुछ चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे वो चीज़ें तकलीफ देती रहेगी। वो अधूरा छोड़ा हुआ काम हमेशा परेशान करता है। जो कुछ इमोशन गुस्से वाले थे, किसी के प्रति आपको गुस्सा था, उसे भी दबाया ना, अंदर दबा लिया, तो अब वो रह के आता है गुस्सा। तो जिसके ऊपर गुस्सा है, मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर निकालना है, उसको निकालने के तरीके हैं, उस गुस्से को बाहर निकालना होगा, मन के अंदर नहीं रखना। मन में कोई विचार या इमोशन रखना नहीं है। ये मैं कारण और निवारण साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने गुस्से को जितना दबाया वो गुस्सा मानसिक बीमारी का कारण बनता है। उसमें ओसीडी भी है, बाकी रोग भी है, डिप्रेशन भी उसी का आता है।
तो कोई भी इमोशन जो अधूरा अंदर दब गया वो बीमारी है। तो इस तरह के आप सोचिए कि आपके अंदर कितने के इमोशन थे। डिसलाइक का था, हमें किसी से नफरत थी, हम बता ही नहीं पाए या उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। सप्रेशन बीमारी है, एक्सप्रेशन इसका इलाज है कि हम एक्सप्रेस कर दें। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चे कोई इमोशन दबाते नहीं हैं। रोना आ रहा है रो लेते हैं, हंसना आ रहा है हंस लेते हैं, किसी के प्रति नफरत है लगा देते हैं जाके, या किसी के प्रति प्यार आ रहा है तो गले मिल लेते हैं अपना। हमारी तरह समझदार नहीं है ना। अगर वो समझदार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो समझदारी बीमारी है। तो ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने नेचुरल लाइफ में जियो, अपने प्रकृति में जीना है। तो आपने कितने के इमोशन को, कितनी चिंताओं को दबाया है। चिंता थी उसे जाहिर करो, किसी के प्रति थी या कोई भी चिंता थी। कोई भी इमोशन जो अंदर दबा है, कोई भी विचार जो अंदर दबा है अचेतन मन में, क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फाइलें भरी पड़ी हैं ये सारी, और वहीं से हमें आग मिल रही है, धुआं उठ रहा है। वो धुएं का अनकॉन्शियस माइंड वो अलग है। हाँ, वो मैं टाइप बताऊंगा, वो ना जब कैथारसिस का हमारा सेशन आएगा तो उसमें अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, वो पूरा आएगा एक लेक्चर। ठीक है, ये दो अलग है। हाँ ये अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो कहने में एक आ जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टर्म में हम अलग अलग इसे डिस्कस करेंगे। अनकॉन्शियस माइंड कोई लोग सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, लेकिन हम पूरी डिटेल में जब इसके बारे में बात करेंगे तब मैं अलग अलग इसका अंतर क्या है वो बता दूंगा। तो जो हमने इमोशन दबाया वो अचेतन मन में है। अब देखिए कि यहाँ वो शांत नहीं रहता, वो यहाँ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम समाज के प्रेशर से या लोग क्या कहेंगे, लोगों को बेइज्जती हो जाएगी कि ऐसा करता है, तो हम इसे वापस दबा देते हैं। चेतन मन इसे वापस नीचे भेजता रहता है। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इसी कारण से हम परेशान हैं, उदास है। ये कारण है बीमारी का। सप्रेशन किया है हमने, हाँ, तो उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करना है? तो कल एक कैथारसिस का सेशन आएगा जिसमें मारना, चिल्लाना, जिसके प्रति भी गुस्सा है वो डंबल सा हम लटकाएंगे, उसको मार सकते हो, जैसे यहाँ करेंगे। पूरे कैथारसिस के सेशन आएंगे। हाँ, वो आती है ना, गुस्सा जितना भी है उसको निकालना है। विचारों को जो दबाया उनको बोलना है, जोर जोर से चिल्लाना, गाली निकालना। बहुत सारी गाली थी किसी के प्रति। अब बॉस है, आप नौकरी करते हैं या और कोई है, किसी के प्रति गाली आ रही थी मन में, अब दबा गए, अब निकाल नहीं पाए। तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान को निकालो, लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते हैं, कहीं और जाके निकाल सकते हैं हम। हाँ, एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को दबाना नहीं है। जो एनर्जी दबी है वो बीमारी है, वो ओसीडी के रूप में बाहर निकल रही है। किसी फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं सर। हाँ जी, पर्टिकुलर फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। किसी का ऐसा एनर्जी बाहर निकालने के तरीके कौन सा भी हो सकता है। हाँ, कोई सा भी हो सकता है। वो कुछ देखो, कुछ ऐसे तरीके हो कि डायरेक्ट किसी को नुकसान करें या सामने किसी का नुकसान हो, वो तरीके नहीं अपनाने। जैसे बॉस के प्रति गुस्सा है तो बॉस को आप जाके ठोक देंगे तो नौकरी जा सकती है ना। हाँ, नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, भी नौकरी से दो बैठेंगे। तो उसका गुस्सा कैसे निकालने, तो उसके तरीके हम बताएंगे ना। भी बॉस की एक फ़ोटो बना लो, फोटो बना कर उसको 4-5 रोज थप्पड़ लगाया करो, गुस्सा निकल जाए। बॉस सामने आएगा, वो कहेगा हाँ भी काम किया, आपको हंसी आएगी, रोज तो थप्पड़ खाता हूँ। नहीं, ये बच्चों को बताई थी। एक बच्चे को एक टीचर से बड़ी दिक्कत आती थी। आप तो टीचर है ना, हाँ, तो बच्चों से को डराना मत, वरना ये टेक्निक उनको पता लग जाएगी। तो वो खड़ूस सा टीचर था, तो बच्चे उससे बड़े परेशान। मैंने उस टीचर की एक तस्वीर बना के उनको दे दी, भी रोज इसको पीटो। बच्चे रोज उसको पीटते, टीचर आके उनको डांटता तो हंसने लग जाते बच्चे। कहते देख थोड़ी देर पहले तो हमसे मार खा के गए। तो ऐसा है कि वो निकाले ना, निकाला ना तो ठीक हो गए ना। तो ये पहला कारण है, समझ गए गहराई से। उसके बाद है दूसरा कारण, ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट, कि हमने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं है। विचारों को महत्व उतना ही देना है जितना उनका महत्व बनता है। अब देखिए कि कोई 2 कौड़ी का इंसान हो, उसे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दोगे। अब गली चलता कोई भिखारी टाइप का इंसान है, उसे बेडरूम में बिठा लोगे तो बहुत बड़ी गलत तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो कोई चोर टाइप का हो तो पता नहीं सारा माल लेके ही भाग जाए। तो ऐसे विचार होते हैं, जिस विचार को हमने जितनी ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो विचार है ही चोर टाइप का, तो वो आपकी सारी एनर्जी लेके भाग गया। तो हमारी एनर्जी कितनी काम की है, जो हम काम करते हैं एनर्जी की जरूरत है ना, तो वो विचार हमारी एनर्जी ले जाते हैं, लीकेज हो जाती है ना, विचार हमारी एनर्जी ले जाते हैं। फिर हम थके रहते हैं, कुछ काम हो ही नहीं पा रहा, सुस्त बैठे हैं, क्योंकि एनर्जी तो दिमाग वो विचार लेके चले गए।
अब कोई गुरु है, कोई बड़ा अच्छा इंसान है, तो उसको आपने घर से बाहर से निकाल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी ना उस इंसान की, क्योंकि उसकी तो वैल्यू बनती थी, उसे बेडरूम में बिठाना है, खाना खिलाना है। तो जो अच्छे विचार हैं उन विचारों को महत्व देना है, जो ओसीडी वाले विचार हैं इनको महत्व नहीं देना है। गलती से हमने ओसीडी विचार वाले विचारों को ज़्यादा महत्व दे दिए। अब ओसीडी वाले विचार कौन से हैं? जो विचार आपको डराते हैं, जो आपको चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं, जिन विचारों से आपकी अमन, चैन, शांति छीनती है, वो विचार ओसीडी के हैं। जिन विचारों से आपको खुशी मिलती है, ताजगी मिलती है, अच्छा अच्छा करने को मन करता है, वो विचार आपके विचार हैं, वैल्यू वाले विचार हैं, उनको महत्व देना है बस। अब मेरे मन में विचार आ रहा है, उस इंसान ने बेइज्जती बहुत कर दी, बहुत बुरा हुआ, अब मैं इसको वैल्यू देता जाऊंगा तो मेरी एनर्जी जाएगी ना, मैं यहाँ फोकस नहीं कर पाऊंगा, बाद में बस अकेला बैठूंगा, यार बेइज्जती तो बहुत होगी। इसी विचार को बार बार सोचता जाऊंगा तो एनर्जी कहाँ रहेगी? ना काम पे फोकस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर उसको कह दूं यार होगी छोड़, अब तेरे बस की बात नहीं, अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो देख, लाखों लोगों का भला होगा, लोग दुआएं देंगे, उसके ऊपर फोकस करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो हमें विचारों को छोड़ना आना चाहिए। हम पकड़ लेते हैं, झक्के से उसको पकड़ के खींचते रहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं। लोग विचारों की खाल निकालते रहते हैं, रूमिनेशन वाले, खास तौर से आपको तो पता ही है कि कितनी आप बाल विचारों की खाल निकालते हैं। विचारों को छोड़ते ही नहीं है, छूटते ही नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये इसी कारण से हुआ है कि आपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है, ये गलत विचारों को महत्व दे दिया। ऐसा नहीं कहता कि किसी भी विचार को महत्व नहीं देना है। छोड़ने के लिए वही कैथारसिस टेक्निक करेंगे। छोड़ने के लिए हमें दूसरे विचार पे चले जाना है। जैसे हमें 10,000 की नौकरी मिल गई, उसे अब छोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा ना। अब अगर हमें 1 लाख की नौकरी मिल जाए तो 10,000 वाली छोड़नी थोड़ी पड़ेगी, वो तो अपने आप छूट जाएगी। तो किसी अच्छे विचार को हम पकड़ लेंगे तो बुरा विचार अपने आप छूट जाएगा ना, अपने आप छूट जाएगा। अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ना है तो वो छूटेगा नहीं, वो पक्का हो जाएगा, वो और ज़्यादा माइंड में आएगा। गलती यहाँ आ जाती है कि ज़बरदस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने को कुछ है ही नहीं, तो वो पकड़ने को जब होगा तो पिछला अपने आप छूट जाएगा। तो आपने अपना फोकस कहीं और लगाना, किसी अच्छी विचार पे फोकस करना है, वो अपने आप छूट जाएगा ना। यहाँ ये गलतियाँ हुई है, तो ये ओवर इंपॉर्टेंस समझ गए और कैसे इसका इलाज है। उसके बाद है, वो कहते हैं ना, ओवर एस्टिमेट ऑफ थ्रेट। खतरों को हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है कि जिंदगी के अंदर खतरे हैं, कुछ जो थ्रेट है, जैसे गंदगी है, उसमें एक थ्रेट मिल रही है ना कि गंदगी है तो घर गंदा हो जाएगा, आपके मन में कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ अपशगुन हो जाएगा। तो ये तो एक अलार्म बज रही है, एक खतरे का संकेत मिल रहा है, थ्रेट है ना। जैसे अगर बाहर जाएंगे, हाथ नहीं धोए, या कोरोना हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह के थ्रेट आते रहते हैं ना मन में। तो अगर इन्हें हम ओवर एस्टिमेट करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखेंगे, भी खतरा तो छोटा सा है लेकिन हम उसे बढ़ा चढ़ा के 100 गुना देख रहे हैं, वो गलती हो गई। अब आप सड़क पे चलते हो तो रिस्क कितना का है? रिस्क तो है ना, पैर फिसल सकता है, चोट भी लग सकती है, गाड़ी को सही नहीं चलाएंगे तो अंदर ठुक जाएगी, हमारा नुकसान हो जाए। तो खतरा तो इतना है ना, उस खतरे को इतना बढ़ा चढ़ा के देख लें, गाड़ी चला ही ना पाए कि एक्सीडेंट होगा, और ज़्यादा सतर्क होते रहेंगे। उसको जितना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन खतरों को, जो थ्रेट है लाइफ में, जो लाइफ में दिक्कतें आनी जानी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, उन्हें अंडर एस्टिमेट करना। देखी जाएगी, जो होगा सो होने दो, बस अपने को तो लाइफ जीनी है, तो ये करना है। ये भी समझ गए कारण। इसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा कारण है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ कहना चाहते थे क्या? अच्छा, इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। जिंदगी के अंदर अनिश्चितताएं हैं। ओसीडी वाले जिंदगी को निश्चित बनाना चाहते हैं कि जिंदगी एक निश्चित पैटर्न पे हो, गंदगी तो हो ही ना। जिंदगी तो हिस्सा है ना, गंदगी तो हिस्सा है, टॉयलेट तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वॉशरूम तो हिस्सा है। अगर ये नहीं होगा तो कितने दिन जिएंगे हम बताइए? इसके बगैर कोई काम चल, इससे बड़ा कोई अच्छा पदार्थ नहीं है दुनिया में। अगर एक दिन टॉयलेट ना आए तो ये सारा शरीर, सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जब टॉयलेट जाते हैं सुबह सुबह, कितना आनंद मिलता है, देखो, हाँ फ्रेश हो गए ना, पेशाब करते हैं, कितना आनंद मिलता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, कुदरत ने बनाई हुई है। हमने कुदरत की बनाई हुई चीज़ को ही तो गलत मान लिया। कुदरत ने जो बनाया है वो गलत कैसे हो सकता है ही नहीं। तो इसका मतलब कुदरत ने जो चीज़ें बनाई है, खुदा ने जो बनाया है, भगवान ने जो बनाया है, उसके ऊपर हम शक कर रहे हैं।
जो उतने यूनिवर्स को चला रहा है उसने जो कर दिया उसने ठीक नहीं किया, उसको हमसे पूछ के करना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है ना, हम ज्यादा सियाणे हैं, वो बेवकूफ है। तो उसने जो बना दिया वो तो पवित्र ही है ना, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? चाहे उसने कुछ भी बनाया तो वो एकदम पवित्र है, हमने उसे गलत मान लिया। तो अब उस चीज को हमें सहन करना होगा, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं अनसर्टेनिटी को। जिंदगी के अंदर कुछ अनहोनी घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप सड़क पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका हमें खुले दिल से स्वीकार करना है, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना है। एक मंत्र लिख लो चाहे, एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। ओसीडी वालों के लिए है, एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। हाँ जी। अगर छोटा लड़का है वो रोड पे साइकिल लेके जाता है, जी जी, तो उसको हमको जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए? देखिए, वो सीख रहा है, हाँ तो तो हमको डर है कि उसको लग जाएगी, चढ़ जाए, कोई दूसरा व्हीकल आएगा उसको हाँ 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 एक्सीडेंट करेगा। हाँ, तो इसमें तो क्या करेंगे? हाँ दबा उस के रखेंगे क्या? हाँ उस समय क्या करेंगे? तो उस समय हमारे पास चुनाव है। अब छोटा लड़का है, वो अनट्रेंड लड़का है, तो उसे उस रोड पर भेजना है जहां पर खतरा ना हो। अब उसे एकदम से हाईवे पर भेज दिया तो नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसे कच्चा रोड है जहां पर कोई बाकी नहीं है, तो उसे रोकना नहीं है। अगर वो सीख नहीं पाया तो जिंदगी वो जी नहीं पाएगा। उसको सिखाना भी है, उसको साइकिल सवार तो बनाना है ना, तो उसको कच्चे रोड पर जहां पर सेफ है वहां पर पहले ट्रेंड करें, फिर उसे रोड पर भेजना है, सीधा रोड पर नहीं भेजना है। जैसे गांव के पास से नदी जा रही है, अब उसके बच्चे हैं गांव के, वो नदी में तो नहाएंगे ही। अब माँ बाप जो घर में बैठा के रखेंगे बच्चों को, वो कभी तैर नहीं पाएंगे। अब उनको माँ बाप को क्या करना कि पहले जहां कम पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी है, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर किसी तैराक की सहायता से उन्हें तैरने की ट्रेनिंग देनी होगी। सीधा नदी में नहीं उतारना है, भी जहां मामूली सा पानी है वहां पर वो तैरने लग गए, फिर तैराक की सहायता से, एक कोच गाइड की सहायता से थोड़े से ज़्यादा पानी में गए, फिर ज़्यादा पानी में गए, एक दिन वो पूरी तरह से तैराक बन जाएंगे, तो माँ बाप की चिंता हल होगी ना। तो हमें खतरों से बचाना नहीं है, उन खतरों से लड़ने की हमें ट्रेनिंग देनी है कि उन खतरों का सामना कैसे करना है लाइफ में। तो हाँ जी, ओवर एस्टिमेशन का स्टार्ट के बाद फोर्थ नंबर के क्या होना सर? हाँ ये है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ ये है ना कि हम समाज में जो सिचुएशन है उनका सामना कैसे करना है, ये कला बच्चों को देनी है, ना कि उनसे बचाने की जरूरत है। भी लाइफ में बच्चों को ये कहना, करप्शन भी है, लोग बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, तो बुरे लोगों से कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे समझदार बनाना है, वो शिक्षा देनी है, ना कि बुरे लोगों से बचाने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा साइकिल नहीं सीखेगा, रोड पे नहीं जाएगा, हाँ। तो बड़ा हो गया हाँ वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, हाँ वो पंगु बन जाएगा, हाँ वो स्किल बिल्ड नहीं कर पाएगा। तो माँ बाप ऐसे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो उनको सीखने दो, लेकिन ध्यान रखो ऑब्जर्वेशन में, जहां पर खतरा कम हो शुरू में, क्योंकि बच्चे के अंदर उतना लॉजिकल माइंड नहीं है ना, वो रोड पे निकल जाए तो वहां पर एकदम से कोई टक्कर मार दे, फिर हमें बच्चे से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये हमारा रोल बनता है, ये मेंटोर टीचर का रोल बनता है। तो जो सिखाते हैं वो ऐसा ही करते हैं ना, एकदम से नहीं बढ़ा देते, धीरे 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 जैसे क्षमताएं बढ़ती जाती है फिर उसको आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग का, इसी तो ट्रेनिंग कहा जाता है, इसे ट्रेनिंग कहते हैं हम, कि हमें माता पिता को ट्रेंड होना पड़ता है, बच्चों के लिए ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। हाँ जी, क्योंकि हर बार तो पेरेंट्स साथ में रहते हाँ हाँ हर बार नहीं रह बड़ा होगा तो उसको तो अकेले जाना जी, है। हाँ हर बार तो जाना ही जाना है जी। आए बस पाँच, टॉलरेंस ऑफ इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हमें रिस्क लेना होगा जिंदगी के अंदर, रिस्क लेता वही जीतता है। मैं तो ये मानता हूँ, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, मैं तो सोचता ही बाद में। कुछ लोग वो होते हैं जो काम करने से पहले सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, काम करते ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। जब बच्चा खड़ा होने को सीखता है, हाँ 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 उसको खड़े की टेंशन में रहेंगे तो चल कैसे पाएगा? हाँ, खड़े की टेंशन में रहेंगे तो चल कैसे पाएगा। तो ओसीडी वालों ने तो वो टेंशन इतनी ले ली कि उस चीज से ही वो खतरा मान गए। तो अब गंदगी के पास तो जाना होगा ना, धीरे धीरे गंदगी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो जब दोस्ती हो जाएगी फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, विचारों से दोस्ती करनी है, इनसे कोई लड़ाई नहीं करनी है। हमें मन को मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। हमने ओसीडी डिप्रेशन में मन को शत्रु बना लिया है, अपना विद्रोही बना लिया है, दुश्मन बना लिया है। तो मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है ना, हमें इसे दोस्ती करनी है। तो दोस्ती होगी फिर तो, दोस्ती में तो देखो कितनी खुशी मिलती है ना।
तो फिर मन के साथ जब दोस्ती हो जाएगी फिर बड़ा मज़ा आएगा। इसके साथ दोस्ती करने की ट्रेनिंग है बस। तो हमारी दोस्ती नहीं, हमारी तो कुछ गड़बड़ी होगी है ना, ऐसा हुआ है ना। तो ये सारे पार्ट रहेंगे। तो अभी थोड़ी देर में जूस का ऑर्डर आ गया है। एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है परफेक्शनिज्म। हाँ, परफेक्शनिज्म क्या होते हैं कि हमें चीज़ें एक्यूरेट चाहिए, 100% चीज़ होनी चाहिए। अब कमरे के अंदर कुर्सी है तो पूरी तरह से एक्यूरेट हो, सफाई है तो एक भी तिनका नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से। अगर बेड की चादर है तो पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। कुर्सी है, आप क्लासरूम में जाओगे, बच्चे एकदम लाइन में होने चाहिए। ऑर्डर भंग हुआ तो आपका टेंशन पारा बढ़ जाता है, चिंता होने लग जाती है। तो ये प्रकृति, आप इससे समझो कि प्रकृति में कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं है। प्रकृति ने क्या ऑर्डर में बनाया है? पेड़ पौधों का कोई स्ट्रक्चर बनाया है? अपने आप हो रही है, ऑटोमेशन का नियम है, यहाँ अपने आप का नियम है। अब एक कहानी से बात समझ में आ जाएगी कि हमने इसके ऊपर कैसे ओवरकम करना है, इस विचार के ऊपर या इस परफेक्शनिज्म की आदत के ऊपर। जंगल के अंदर जानवरों ने मीटिंग की, शेर भी थे सारे, कि देखो इंसान कितने समझदार हो गए, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में। अपन ही अपने बच्चों के लिए एक स्कूल खोलते हैं, प्राइवेट स्कूल खोलते ही तो जंगली टाइप के रह गए। कहते ठीक बात है। तो कहते पहले टेस्ट लेते हैं, जैसे स्कूलों में आजकल ट्रेंड है ना टेस्ट लेने का। तो टेस्ट लिया तो जो बंदर का बच्चा था वो उछलने में फर्स्ट आया, और जो बत्तख का बच्चा था वो तैरने में फर्स्ट आया, और हाथी का बच्चा था जो वजन उठाने में फर्स्ट आया, शेर का बच्चा या घोड़े का बच्चा वो दौड़ने में फर्स्ट आया। तो सभी की अपनी अपनी काबिलियत थी, उसमें फर्स्ट आए। तो उन्होंने सभी ने निर्णय लिया कि इनकी काबिलियत है ये तो ठीक है, अब इनको बाकी चीज़ों में परफेक्ट बनाओ। शेर के बच्चे को तू तैरने में ट्रेनिंग ले, भी तेरे को तैरना भी तो आना चाहिए। अब हाथी के बच्चे को कहते तू अपना कूदने की ट्रेनिंग ले, बंदर को कहते तू तैरने लग जा, बतख थी उसको कहते तुम उड़ना तो तू जानती है, अब और काम करने लग जा। तो अंत में क्या हुआ कि कोई फर्स्ट नहीं आया, सिर्फ एक कीट था ना जो पतंगा होता है वो फर्स्ट आया, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे मक्खी टाइप का, वो थोड़ा सा चल भी लेता था, तैर भी लेता था, उड़ भी लेता था। तो हम भी बच्चों के साथ ऐसा कर दिया कि जो उनके अंदर स्किल थी उसको तो छोड़ दिया, सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलने लग गए। तो वो देखो जरूरी तो हैं कुछ चीज़ें, लेकिन एक चीज़ में ही हम एक ही चीज़ हमारे अंदर हो सकती है। सारी चीज़ें इस दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं। कुदरत ने क्या परफेक्ट बनाया है? कुछ नहीं बनाया ना। तो हमें कुदरत को स्वीकार करना है, नेचर को देख करके चलना है। नेचर में जैसे फूल बनाया है तो कांटे भी हैं, तो जो OCD वाले हैं वो सोचते हैं फूल ही फूल हो, कांटे तो हो ही ना। हाँ, तो सफाई है तो गंदगी तो है ही ना, इसको तो स्वीकार करना ही है। ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना हो? चीज़ें सारी मिलेंगी हमें, प्लस माइनस हमेशा रहेगा, तभी तो जिंदगी चलेगी। तो परफेक्ट सिर्फ एक शब्द ही परफेक्ट होता है, और कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना कहीं सफाई है, 100% सफाई कहीं नहीं मिलेगी, 100% गंदगी कहीं नहीं मिलेगी, 100% ईमानदार कोई नहीं होता, 100% बेईमान कोई नहीं होता। तो जो हमने जो पैरामीटर हाई स्टैंडर्ड बना लिए ना खुद के, हमने खुद के अंदर मन में हाई स्टैंडर्ड बिल्ड कर लिया खुद के प्रति, उन स्टैंडर्ड को कम करना है, एवरेज लेके आना। सारी चीज़ें एवरेज में मिलेंगी, मध्यम होता है ना। बुद्ध ने इसीलिए तो मध्यम मार्ग बताया है कि ना चीज़ों को अति में लेकर जाना है, ना नीचे लेकर के जाना है, बस मध्यम मार्ग ही बनना है। तो हमने भी बीच का रास्ता बनाना है। यहाँ गंदगी है, सफाई भी है, तो हमने बीच का रास्ता अपना लिया भी, जहाँ सफाई रख सकते हैं, घर को साफ रख सकते हैं, कपड़ों को साफ रख सकते हैं, उतनी सफाई ज़रूरी है उतना रख लेते हैं, बाकी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, क्लियर।